नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पर सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के उस आसन के बारे में बताएंगे जिससे पाकिस्तान के सीने में जोर का दर्द उठा है और उसके आतंकी इरादों को मोच आ गई है। आज पीएम ने श्रीनगर में जो सांकेतिक कश्मीर आसन किया है उस पर हमने शुभ लाभ वाली सत्ता की कुंजी बनाई है। पीएम के श्रीनगर में योग दिवस मनाने के मायने क्या हैं, ये आज सभी न्यूज मित्रों को जानना चाहिए। फिर ये देखेंगे कि आखिर आज केजरीवाल जेल से बाहर आते आते कैसे रह गए। आखिर हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत का पेच कहां अटक गया। हालांकि इस पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पारा बहुत हाई है। इस मुद्दे पर सियासी कलेश भी मचा है। एक रील इस पर भी तैयार है। वैसे आज दिल्ली में एक अनशन पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है। हरियाणा से रोज 100 मिलियन गैलन पानी दिए जाने की मांग पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। आतिशी दक्षिण दिल्ली के भोगल में भूख हड़ताल कर रही हैं। उनका आरोप है कि हर कोशिश के बावजूद हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी रिलीज नहीं कर रही है। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर नीट वाले पेपर लीक कांड में ये चिंटू पिंटू कौन है जो पेपर मंगवाते थे और बंद कमरे में छात्रों को रट्टा लगवाते थे। इन चिंटू पिंटू की तलाश बहुत शिद्दत से हो रही है। इनका कनेक्शन कहां तक है और इस साजिश का मुखिया कौन है, ये भी देखिएगा। फिर आपको धार की भोजशाला में लेकर चलेंगे जहां एएसआई की खुदाई में श्री कृष्ण की प्रतिमा मिली है। इसी आधार पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। इसके अलावा भोजशाला के बंद कमरे से कौन कौन से हिंदू साक्ष्य मिल चुके हैं, इसकी लंबी लिस्ट भी मौजूद है। एक बड़ी खबर आज मुस्लिम मुल्क ताजिकिस्तान से आई है जहां अब हिजाब को बैन कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा फैसला उस मुल्क में लिया गया है जहां मुस्लिम आबादी करीब 95% है और दिल्ली, एनसीआर और आसपास के उत्तर भारतीय राज्यों में रहने वाले उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार है जो प्रचंड गर्मी से परेशान थे। आज दिल्ली, एनसीआर में अचानक से मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। हालांकि इसे मानसून की बारिश मत समझिएगा क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी अभी बाकी है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको उस कश्मीर में लेकर चलते हैं जहां की कुछ तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जाता है। आज भारत की योग शक्ति की सत्ता का दिन है और इस शुभ अवसर पर हम सबसे पहले एक ऐसे आसन की बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा इस वक्त भारत से भी ज्यादा पाकिस्तान और उसके आतंकियों के बीच हो रही है। इस आसन का नाम है प्रधानमंत्री मोदी का कश्मीर आसन। वैसे पीएम मोदी हर योग दिवस पर एक नए शहर और नई जगह पर योग करते हैं, इसीलिए शायद हमारे कई न्यूज मित्रों को श्रीनगर में पीएम मोदी का योग करना सामान्य लग रहा हो। लेकिन असल में इसके क्या संकेत हैं और कहां तक संदेश है, समझने की जरूरत है। इसीलिए आज हम सबसे पहले पीएम के कश्मीर आसन के मायने बताते हैं जिसका असर कश्मीर में आने वाले वक्त में महसूस होगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस कश्मीर आसन से जम्मू कश्मीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का और भी तीव्र गति से प्रवाह होगा। कश्मीर वासियों के साथ देश के बाकी लोगों के प्रति देश प्रेम का रक्त संचार और तेज हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस आसन से कश्मीर में अलगाववाद वाले छोटे मोटे सारे दर्द दूर हो जाएंगे। जिस कश्मीर में कुछ दिन पहले आतंकियों ने सीरियल अटैक किए थे, वहां पर जाकर योग करने से आतंक के रोग पर बड़ी चोट होगी। इसके अलावा श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का ये कश्मीर आसन देखकर पाकिस्तान की साजिशों की आंतरिक तंत्र कमजोर हो जाएगा।
इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि खुद अपने प्रधानमंत्री को इस बड़े मौके पर श्रीनगर में देखकर कश्मीर की जनता और सरकार के बीच भरोसे वाली एनर्जी भी बढ़ेगी। इस आसन से, जो कश्मीर आसन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जम्मू कश्मीर में नफरत संबंधी समस्याओं का इलाज होगा और कश्मीर के लोग तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी के आज किए गए इस कश्मीर आसन से राज्य में विकास, विश्वास और शांति की चमक बढ़ेगी, लोकतंत्र वाला ग्लो बढ़ेगा और निखार आएगा। अब आपको प्रधानमंत्री के इस कश्मीर आसन की एक और अद्भुत तस्वीर दिखाते हैं। वैसे तो आज पीएम मोदी का योग करने का कार्यक्रम डल झील के किनारे होना था, लेकिन हल्की बारिश की वजह से इसे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां हॉल में करीब 50 लोगों ने पीएम मोदी के साथ योग के मुश्किल आसन किए। तो इस हॉल के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग योग करते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी हॉल में योग के बाद खुद कश्मीर की जनता के बीच गए और उनका अभिवादन किया। इस दौरान कश्मीर की महिलाओं में प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने का जो उत्साह दिखाई दिया वो अद्भुत था। जब पीएम मोदी इन महिलाओं के करीब से गुजरे तो उन्होंने पहले तो सबका अभिवादन किया और इसके बाद महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने की गुजारिश की। और इसके बाद पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ खुद मोबाइल अपने हाथों में लेकर सेल्फी ली और इस वक्त आप वो तस्वीर देख भी रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं कि पीएम मोदी का श्रीनगर जाकर योग करना क्यों बहुत विशेष अवसर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में जाकर योग दिवस मनाना वर्तमान राजनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण संकेत और संदेश देता है। पहला संदेश क्या है वो जानिए। पहला संदेश ये कि आतंकवादियों को जवाब है, क्योंकि आज श्रीनगर में पीएम मोदी ने योग करते हुए ये बताया कि भारत आतंकवाद के सामने झुकने वाला नहीं है और कश्मीर में सौहार्द और शांति बिगाड़ने की पाकिस्तान और आतंकियों की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। दूसरा बड़ा संदेश ये कि राष्ट्रीय एकता का संदेश गया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इसके अलावा ये कश्मीर की आवाम को देश के साथ जोड़ने का एक बहुत अच्छा प्रयास भी है। तीसरा बड़ा संदेश ये कि चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में माहौल सामान्य है और ये बात आज पीएम ने श्रीनगर में योग करके भी बताई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कश्मीर में वातावरण एकदम अनुकूल है, ये संकेत दिया गया और इसीलिए जनता को भी लोकतंत्र के इस पर्व में खुलकर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा आज कश्मीर आसन के जरिए पीएम मोदी ने एक मजबूत संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिया है कि भारत कश्मीर में शांति और विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं और राज्य की रगों में लोकतांत्रिक रक्त संचार लगातार तेज हो रहा है। आज पीएम मोदी ने श्रीनगर में योग से धार्मिक और सांस्कृतिक विस्तार वाला संदेश भी दिया है। मतलब कश्मीर के लोग भारत की सांस्कृतिक धारा से जुड़े हैं और ये बताने की भी कोशिश है कि योग किसी विशेष धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर आसन का छठा संदेश भी जान लीजिए। ये संदेश निवेशकों के लिए है। राज्य में आर्थिक विकास और निवेश के अवसर हैं और वातावरण अनुकूल है। हम आपको प्रधानमंत्री के इस कश्मीर आसन की एक रील भी आइए दिखाते हैं। योग का ये जो विस्तार हुआ है उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकला। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत, फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है।
सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर है, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। और आइए अब इस खबर का नजरिया देखते हैं। पीएम मोदी के कश्मीर आसन को सिर्फ योग दिवस की तस्वीर समझकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसमें नई कश्मीर नीति किसी कंप्यूटर को चलाने वाली कोड लैंग्वेज की तरह छिपी हुई है। कश्मीर की परिस्थितियों में एक सामाजिक और राजनीतिक अनुलोम विलोम हो रहा है और वहां का लोकतांत्रिक रक्त संचार बढ़ रहा है। वैसे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के लिए कश्मीर से कुछ ऐसे सिग्नल भी निकले हैं जिससे उसके दिमाग में बेचैनी की रेडिएशन फैल रही है। खबर आई है कि पाकिस्तान को कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए अब लोकल आतंकी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी के युवा अब आतंकवाद की ओर नहीं बल्कि मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि आतंकी भर्ती में भारी गिरावट आई है और कश्मीर के युवाओं ने अब पाकिस्तान को कश्मीर में नो वैकेंसी वाला बोर्ड दिखा दिया है। इसी बुरी खबर की वजह से अब कश्मीर में दहशत और आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान की निर्भरता विदेशी और पाकिस्तानी आतंकियों पर बढ़ गई है। और इसका सबूत पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी एनकाउंटर से आपको मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में जितने भी आतंकी सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनमें से ज्यादातर या तो विदेशी हैं या फिर उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है। पिछले कुछ वक्त में कश्मीर में ऐसी बहुत खबरें भी सामने आई हैं। अब राज्य के युवाओं को कारतूस नहीं बल्कि क्रिकेट चाहिए। उन्हें अब बुलेट से नहीं बल्कि बैट से प्यार है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर की हवा जिस तरह से बदली है, उससे युवाओं का मन और उनकी सोच भी बदल गई है। और इसके साक्ष्य पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट में भी दर्ज है, जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2023 में कश्मीर में आतंकियों की भर्ती में 80% की गिरावट आई है। ये भी बताया गया था कि वर्ष 2023 में सेना ने जिन 76 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान कश्मीर में मारा था, उनमें से 55 विदेशी आतंकी थे। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया था कि करीब 300 ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था। यानी आतंकी संगठन से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या कश्मीर में बहुत तेजी से कम हुई है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान को लोकल आतंकियों के लिए तरसना पड़ रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को यह करारा जवाब कश्मीर के युवाओं ने ही दिया है। कश्मीर में लोकल आतंकियों की भर्ती चार्ट पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में 113 आतंकियों की भर्ती किसी न किसी आतंकी संगठन में हुई थी, लेकिन इनकी संख्या वर्ष 2023 में घटकर सिर्फ 22 रह गई थी। इन्हीं आंकड़ों को देखकर पाकिस्तान हिल गया है, क्योंकि अब कश्मीर और वहां के रहने वाले युवा बदल गए हैं। वैसे इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया और इलाके का फुर्ती से कॉर्डन किया। और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पे टेररिस्ट का फायर आया। जवाबी कार्रवाई में दोनों टेररिस्ट मार गिराए गए। पिछले कुछ महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एक हाई ऑपरेशनल मोमेंटम बना रखा है, जिसके फलस्वरूप हमें कई सफलताएं मिली हैं। इन सभी ऑपरेशंस में हमें कश्मीरी अवाम का लगातार सपोर्ट मिला है। सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी कार्रवाई करेंगी, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि ऑपरेशंस किस प्रकार से प्रोसिक्यूट किए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो सिक्योरिटी एजेंसी ज़रूर करेंगी। वैसे पाकिस्तान ने लोकल आतंकियों की भर्ती के लिए एक CV भी तैयार किया है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है और उसे ऐसे आतंकी नहीं मिल रहे जो कश्मीर में दहशत फैला सके।
हम आपको पाकिस्तान का आतंकी डिमांड वाला वो सीवी भी दिखा देते हैं जिसमें योग्यताओं की एक लंबी लिस्ट है। पाकिस्तान को दरअसल ऐसा आतंकी चाहिए जो कश्मीर का स्थानीय हो, जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों से अच्छी तरह से वाकिफ हो, जो साजिश के बाद आवाम के साथ घुल मिल जाए जिससे उसे पकड़ना आसान ना हो। इसके अलावा कहीं भी बम की तरह फटने की हिम्मत भी रखता हो, कश्मीर के इलाके में अच्छी जान पहचान हो और सबसे बड़ी योग्यता भारत से बहुत नफरत करता हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब पाकिस्तान को कश्मीर में ऐसे युवा नहीं मिल रहे हैं। सत्ता में अब हम आपको मध्य प्रदेश में धार की उस भोजशाला में लेकर चलते हैं जहां पिछले 91 दिनों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का सर्वे चल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश है कि धार की भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद। लेकिन अब इस भोजशाला से कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिसे लेकर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि भोजशाला के मंदिर होने में किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। दरअसल भोजशाला में आज ASI के सर्वे का 91वां दिन था और इस दौरान उसे खुदाई में कुछ ऐसे सबूत मिले जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं। खुदाई के दौरान 1.5 फीट की काले पत्थर से बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मिली है और श्री कृष्ण की ये प्रतिमा उसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्राप्त हुई है। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़े 2 पत्थर भी मिले हैं जिन पर सनातन धर्म के प्राचीन प्रतीक चिन्हित हैं। इन सभी अवशेषों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी ASI की टीम ने की है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही भोजशाला के एक बंद कमरे से कुछ ऐसे राज सामने आए थे जिन्हें हिंदू पक्ष अपनी जीत बता रहा है। भोजशाला में लंबे वक्त से एक बंद कमरे को ASI ने खोला तो इसमें हिंदू धर्म से जुड़े 79 ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पर हिंदू पक्ष इस भोजशाला को मंदिर बता रहा है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भोजशाला के इस कमरे से क्या क्या मिला है। ASI की टीम ने जब भोजशाला के इस कमरे की जांच की तो उसे मां वागदेवी की खंडित प्रतिमा मिली। जमीन के नीचे भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिली। इसके अलावा भगवान हनुमान की मूर्ति भी इस कमरे में पाई गई है। मां महिषासुरमर्दिनी, मां पार्वती और भैरवनाथ जी का स्वरूप भी इस कमरे में पाया गया है। साथ ही अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलने के बाद हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत बता रहा है। साथ ही इस बंद कमरे के प्रवेश द्वार पर शंख, चक्र और गदा के चिन्ह बने हुए हैं। इस तरह के हिंदू धर्म से जुड़े 79 अवशेष इस कमरे में ASI की टीम को हासिल हुए हैं। अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। हिंदू पक्ष के अनुसार तो प्रतिमाएं भोजशाला के कमरे से मिली हैं। उससे यह साबित होता है कि धार भोजशाला मंदिर था, जबकि मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि कमरा 1997 में सील किया गया था, तब कमरा खाली था और ये प्रतिमाएं बाद में यहाँ रखी गई हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि भोजशाला का जो कमरा खुला है और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं उससे ये भी पुष्टि होती है कि ये कोई परिसर नहीं बल्कि देवस्थान है। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मूर्तियां कमरे में कैसे आईं ये जांच का विषय है। नौ सर्वे अधिकारी और 36 मजदूर वर्ग का जो लेबर था वो थे। आज दिन भर उत्तरी पूर्वी भाग में भोजशाला परिसर के उत्तरी पूर्वी भाग बाहर की ओर उत्खनन में मिट्टी हटाने का काम चला। आज जो उत्तरी पूर्वी भाग में काम चला उसमें 3 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक अवशेष जो अपनी संस्कृति अनुरूप बना हुआ है, 2 अवशेष है जिसमें आकृतियाँ, जिसमें एक अवशेष में फ्रंट से तो प्रतिमा कटी हुई है लेकिन दाईं और बाईं तरफ यक्ष की प्रतिमाएं पूर्ण बनी हुई है। और जो एक अवशेष है जो 1.5 फीट का एक काले पाषाण पे है, उसमें कृष्ण की आकृति है जो पूरी कृष्ण के रूप में है, जिसमें मयूर पंख कह सकते हैं, बांसुरी हाथ में है, ये सारा स्वरूप उसमें दिखाई देता है। 3 कुछ अवशेष भी मिले हैं जिनमें कुछ आकृतियां बनी हुई दिख रही है, लेकिन क्लियर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो सर्वे टीम ने उसको उठाकर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रख लिया है। वो सर्वे में उसको किस आधार पर शामिल करेंगे ये उनका विषय है। और सत्ता में अब नीट के चीट कांड पर नए अपडेट आपको देते हैं, नए किरदारों के बारे में भी बताते हैं। इनका नाम है चिंटू और पिंटू। ये नाम सुनकर आपको थोड़ी हंसी आएगी, लेकिन नीट और UGC नेट की परीक्षा में गड़बड़ के बाद जो छात्र दुखी हैं, मन ही मन रो रहे हैं, उन्हें रुलाने वालों के ये चिंटू और पिंटू ही नाम है।
एक तरफ लाखों छात्र नीट परीक्षा की तैयारियों में लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ चिंटू और पिंटू इस साजिश में जुटे थे कि आखिर परीक्षा का पेपर कैसे लीक करवाया जाए, किन लोगों से कितनी वसूली की जाए और छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाकर उन्हें कैसे इस धोखाधड़ी में शामिल किया जाए। देश को डॉक्टर देने वाली जो नीट परीक्षा इतनी गंभीर है, उससे चिंटू और पिंटू किस तरह से खिलवाड़ कर रहे थे, ये अपने आप में हैरान करता है। एक तरफ नीट पर जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, तो वहीं चिंटू और पिंटू की तलाश तेज हो गई है। इस घोटाले में चिंटू पिंटू की क्या भूमिका रही, ये भी आइए आपको समझाते हैं। चिंटू नीट के सॉल्वर गैंग का सदस्य है, इसके अलावा जो हर साजिश में शामिल था, जबकि पिंटू आरोपी संजीव मुखिया का करीबी है। नीट का पेपर सबसे पहले चिंटू के पास ही आया था और उसका करीबी पिंटू पटना में अभ्यर्थियों को लेकर लर्न प्ले स्कूल पहुंचा, जहां साजिश में शामिल छात्रों को रट्टा लगवाने की तैयारी थी। 5 मई को सुबह 9 बजे चिंटू के मोबाइल पर प्रश्न पत्र और उत्तर आए। चिंटू के साथ मिलकर पिंटू ने भी लीक किए गए प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को दिए और रट्टा मारने के काम पर लगा दिया। चिंटू और पिंटू की जिम्मेदारी अपनी निगरानी में छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लेकर जाने की थी। दावा किया जा रहा है कि चिंटू नालंदा के गुलहरिया बिगहा का रहने वाला है और संजीव मुखिया ने चिंटू और पिंटू को पटना के पेपर लीक नेक्सस की सारी जानकारी दे रखी थी। अब आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी संजीव मुखिया के साथ साथ चिंटू और पिंटू की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। इनके साथ राकेश रंजन उर्फ रॉकी, नीतीश यादव और नीतीश पटेल भी इस पेपर लीक कांड में शामिल हैं। इन लोगों ने पिछले साल भी नीट का पेपर लीक करने की कोशिश की थी। TV9 के खुलासे के बाद बिहार में जांच तेज हो गई है। इस मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आरोपों के बाद तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम यादव से भी आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों ने पूछताछ की। तो वहीं अपने पीएस का नाम घसीटे जाने के बाद तेजस्वी यादव भी सरकार विरोधी जुबान से फायरिंग कर रहे हैं। जाहिर है इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। इन सियासी हंगामों पर एक रील भी आइए आपको दिखाते हैं। हमारी मांग ये है कि नीट की परीक्षा रद्द हो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि 1500 कुछ लोगों को हम पेपर देने देंगे। बाकी सब नौजवान कहाँ जाएगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे। नीट का जो रिजल्ट आया है उसको लेके पटना में कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था कयास की पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री ने कहीं नहीं माना कि पेपर लीक हुआ है। हर कदम पर झूठ बोलते हैं। पहले कहा पेपर लीक नहीं हुआ, जब प्रमाणित हुआ तो कहा इसकी जांच होगी। पर जांच चल रही है। शिक्षा मंत्री ने एक नहीं अनेक बार विषय को पूरे देश को समझाया है, फिर भी जिस तरह की बयानबाजी गैर जिम्मेदाराना कांग्रेस कर रही है, लोगों को उकसा रही है, जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था, वार रुकवा दी पापा। आज नौजवान पूछ रहे हैं पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाए पापा। पेपर लीक 10 साल में 70 पेपर लीक। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले, कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हुई, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। ये एकदम बहुत बड़ा फेलियर है सरकार की कि आपने इस तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ ये खिलवाड़ किया। ये जो खिलवाड़ जो हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं।
इसके अंदर जांच करवाइए और सज़ा मिलनी चाहिए। नीट पेपर लीक कांड पर TV9 के खुलासे के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हमसे खास बातचीत की है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हाई लेवल कमेटी NTA की जांच करेगी और इस मामले में दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न जो लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का अब क्या होगा, कब तक होगा। दो बात देखिए, सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करना चाहूँगा देश की इस सारे परीक्षा में जुड़े हुए विद्यार्थियों को, हम प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए, हम प्रतिबद्ध है विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, हम प्रतिबद्ध है मेधावी विद्यार्थियों की कोई भी उनके ऊपर आंच ना आए, ये हमारे लिए हम लोग कमिटेड है। तो क्या NTA को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय NTA को लेके। अभी ये घटनाक्रम में NTA की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। NTA के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ लोगों की गड़बड़ियों से जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा? यही सबसे ज़्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। अब बात एक मुस्लिम देश में स्थापित सत्ता के उस चौंकाने वाले फैसले की जिस पर दुनिया के कई देशों में बहस होने लगी है। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम देश है जहां करीब 90% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इस देश की संसद ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने हिजाब पर नए सिरे से विमर्श शुरू कर दिए हैं। ताजिकिस्तान ने हिजाब पर बैन लगा दिया है। ताजिकिस्तान की संसद के उच्च सदन मजलिसी मिल्ली ने 19 जून को एक कानून पारित किया। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना गैर कानूनी होगा। ताजिकिस्तान के हिजाब पर बैन वाले फैसले को विस्तार से समझिए। ताजिकिस्तान के सभी स्कूलों में हिजाब पहनकर आने पर पाबंदी लगा दी गई है। ताजिकिस्तान के सभी दफ्तरों और सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनना गैर कानूनी होगा। इसके अलावा ताजिकिस्तान में सार्वजनिक रूप से ईद का त्योहार मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि ये विदेशी संस्कृति है, इससे कट्टरवाद को बढ़ावा मिलता है। ताजिकिस्तान ने घनी दाढ़ी रखने पर भी बैन लगा दिया है। ताजिकिस्तान में वेस्टर्न स्टाइल में मिनी स्कर्ट पहनने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आमतौर पर मुस्लिम देशों में हिजाब को जरूरी माना जाता है। कई देशों में हिजाब न पहनने पर कड़े दंड का प्रावधान है, लेकिन ताजिकिस्तान ने हिजाब पहनने और ईद जैसे त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर ही बैन लगा दिया है, जिससे मुस्लिम धर्म की मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला एक बड़ा वर्ग हैरान है। वैसे इस फैसले के पीछे ताजिकिस्तान सरकार के अपने तर्क हैं। ताजिकिस्तान सरकार ने साफ ये कह दिया है कि वो कट्टर विदेशी संस्कृति के प्रभाव को अपने देश में लागू नहीं होने देंगे। ताजिकिस्तान सरकार धार्मिक कट्टरता रोकना चाहती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ाना चाहती है। उनका तर्क यह है कि सरकार ने खुले तौर पर स्वीकार ये कर लिया है कि वो कट्टर धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके साथ ही ताजिकिस्तान ने आक्रांताओं की थोपी हुई कट्टरता को चुन चुनकर सरकारी जवाब दिया है। अपने इन बोल्ड फैसलों के पीछे सरकार का तर्क है कि वो ताजिकिस्तान की संस्कृति को बचाकर रखना चाहते हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि ताजिकिस्तान रूढ़ियों से आज़ाद है और आधुनिक है। दूसरी तरफ ईरान जैसे देश भी हैं जहां सदी का सबसे बड़ा एंटी हिजाब मूवमेंट चला। लाखों महिलाओं ने सड़कों पर आकर प्रदर्शन किया, हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई गई, लेकिन वहां की सरकार ने सख्ती के साथ इस विरोध को दबा दिया। जबकि ताजिकिस्तान ने बोल्ड फैसला लेते हुए हिजाब पर बैन लगा दिया। यह ऐसा फैसला है जिस पर मुस्लिम बुद्धिजीवी भी आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। ताजिकिस्तान सरकार ने उसके फैसले का पालन न करने वालों या विरोध करने वालों पर कड़ा जुर्माना भी लगाया है। इन कानूनी संशोधनों का उल्लंघन करने वालों पर ताजिकिस्तान के आम नागरिकों पर 63,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने इस फैसले का उल्लंघन किया तो उस पर 4.25 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए की रकम वसूली जा सकती है। ताजिकिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम है। यहाँ की जनसंख्या संरचना कैसी है और धार्मिक विभाजन किस तरह का है,
इस पर भी गौर कीजिए। ताजिकिस्तान की अधिकांश मुस्लिम जनसंख्या सुन्नी इस्लाम का पालन करती है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 85 से 90% है, जबकि शिया मुस्लिम की आबादी 5% है। ताजिकिस्तान में रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के अनुयायियों का एक छोटा समुदाय है, जो लगभग 1% है। ताजिकिस्तान में बौद्ध और अन्य धार्मिक समुदाय भी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। सोवियत संघ के टूटने के बाद ताजिकिस्तान को स्वतंत्रता मिली और तब से यहाँ की धार्मिक और जातीय संरचना में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय की प्रमुखता अभी भी बनी हुई है। अब आपके मन में एक ये भी सवाल होगा कि आखिर इस्लाम धर्म में हिजाब की शुरुआत कैसे हुई। इस्लाम में पर्दे को 7वीं शताब्दी का हिस्सा बताया जाता है, लेकिन लेखक फगह शिराजी ने अपनी किताब में हिजाब के बारे में जो कुछ लिखा है वो भी बहुत दिलचस्प है। द वेल अनवेल्ड के मुताबिक हिजाब का इस्तेमाल पहले अरब देशों में गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। कुछ खास वर्ग की महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती थीं हिजाब का। इसके अलावा गरीब महिलाओं के लिए हिजाब पहनना बैन था और हिजाब का इस्तेमाल करने पर उन्हें सजा मिलती थी। हालांकि धीरे धीरे हिजाब का इस्तेमाल स्टाइल के तौर पर होने लगा। बाद में फैशन से आगे निकलकर ये धर्म से जुड़ गया और फिर कई देशों ने हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया। इस्लाम में कई तरह के परिधान पहने जाते हैं। इनमें हिजाब है, नकाब है, बुर्का है, लेकिन आमतौर पर लोगों को इनमें ज़्यादा फर्क नहीं पता होता। वो भी आपके लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हिजाब, जिसका मॉडर्न इस्लाम में अर्थ है पर्दा। हिजाब में सिर, गला ढका होता है, हालांकि हिजाब में चेहरा ढका नहीं जाता है। नकाब ये चेहरा छिपाने के लिए कपड़ा होता है। इसमें सिर पूरी तरह से ढका रहता है और चेहरे को ढकने के बाद सिर्फ आंखें दिखती हैं। कई कट्टरपंथी देशों ने नकाब पहनना अनिवार्य किया है। इसके लिए अमूमन काले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बुर्का काले कपड़ों में एक पोशाक होती है। बुर्का नकाब का ही अगला स्तर है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती हैं। आंखों के सामने कपड़े में जाली बनी होती है। पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला वस्त्र होता है। दुनिया के कई मुल्कों में बुर्का और हिजाब पर भी बैन है। आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि हिजाब बैन के बाद वहाँ की महिलाओं का पहनावा कैसा रहेगा। तो आपको बता दें कि वहाँ एक चमकदार रेशमी कपड़े अटलास को पहना जाता है। इसके अलावा चप्पन नाम का एक लंबा ढीला वस्त्र, कढ़ाई वाली स्कर्ट और कढ़े हुए कोट जैसी पारंपरिक पोशाकें वहाँ महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। इनके साथ ही पश्चिमी कपड़े भी वहाँ प्रचलित हैं और सिर पर स्कार्फ पहनने का फैशन दिखाई देता है। अब ये देखते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्हें आज जेल से बाहर आते आते कैसे रोक लग गई। आखिर हाईकोर्ट में केजरीवाल की जमानत का पेच कहां अटका है। केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को दी गई जमानत पर स्टे लगा दिया और केजरीवाल को जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे तक दलीलें रखी। हाईकोर्ट की बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से सोमवार यानी 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि वो अगले 2 से 3 दिन में फैसला सुनाएगी। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ईडी कानून को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। जांच एजेंसी को सबूत खोजने के लिए किसी आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। अरविंद केजरीवाल ईडी की ईसीआईआर में आरोपी नहीं थे। यहाँ ये समझ लीजिए कि ईसीआईआर का अर्थ है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये ईडी का डॉक्यूमेंट होता है जिसे पुलिस की एफआईआर के समान ही माना जाता है। जबकि हाईकोर्ट में ईडी के वकील ने अलग तर्क दिए। ईडी के वकील ने कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला विकृत है। फैसले में कहीं नहीं लिखा कि वो पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत दोषी नहीं है। बिना निर्दोष पाए गए किसी आरोपी को बेल नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने बेल पर एक्सटेंशन मांगा, लेकिन नहीं मिला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत पर अगले 2 से 3 दिन में अपना फैसला सुना सकती है। केजरीवाल की जमानत पर सियासी पारा कैसे चढ़ा हुआ है, इसे भी हमारा समय खत्म हो गया है। सत्ता में आज का टाइम खत्म हो चुका है। सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे इजाज़त।